अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इको 401 की फाइनल टाइम की प्रिपरेशन का पार्ट 3 करेंगे। लास्ट वीडियो पे मैंने आपको 33 तक लेसन कवर करा दिए थे और ये भी बताया था 35 तक लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ टर्म है नेक्स्ट चैप्टर में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो पे जो रिमेनिंग 2 लेसन रहेंगे वो हम कवर करेंगे और कुछ टर्म जो है वो भी कवर करेंगे जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही आपको शॉर्ट लेक्चर और जीटीपी टाइम टू टाइम मिलते रहें तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब के साथ ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दें। तो आज हम देखते हैं लेसन नंबर 34 में क्या है। पहली हेडिंग है हिस्टेरिसिस। इसमें रेफर टू द परमानेंट इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर, यानी कि हम क्या करते हैं एक किसी चीज का हल्के से चेंज आने की वजह से, यानी कि डिमांड और सप्लाई में हल्के से चेंज आने की वजह से उसका जो इम्पैक्ट है वो परमानेंट रह जाता है। वो कैसे परमानेंट रह जाता है? अब इन्होंने इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की है। वो ऐसे इन्होंने बात की है कि हमारी डिमांड जो होती है इकोनॉमी के अंदर गिर जाती है। तो जाहिर बात है फैक्ट्री तो है, डिमांड गिरती है तो वो चीज़ें कैसे ज़्यादा बना सकते हैं? वो चीज़ें भी डिमांड के लिहाज से बनाएंगे। इस तरह के करती हैं जो फैक्ट्री होती हैं वो जो वर्कर को होती हैं वो ले ऑफ करना शुरू कर देती हैं, यानी कि निकालना शुरू कर देती हैं। जब वो निकालती हैं तो कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे भी होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, हमें किसी गलती की वजह से उन्हें निकाल दे, क्योंकि मोस्टली एम्प्लॉयर को इस चीज़ का पता नहीं होता डिमांड सप्लाई का, या ये फैक्ट्री ने तो अपना फायदा देखना होता है, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और परमानेंटली अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको जॉब नहीं मिलती क्योंकि कंट्री के अंदर डिमांड ही नहीं है, तो जॉब ही नहीं मिलेंगी। जब जॉब नहीं मिलेंगी तो बहुत से लोग जब काम नहीं मुसलसल करेंगे तो अपनी स्किल को खो बैठेंगे। तो ये इस चीज पे आता है। उसके बाद हमारे पास आता है इन्फ्लेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन बेसिकली होता है महंगाई, यानी फर्दर। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो प्राइस लेवल है वो बढ़ता ही जाता है। जैसे कि अगर आप देखें हमारी कंट्री में जो आजकल कंडीशन चल रही है कि पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ रहा है, कभी उसकी क्या कीमत, कभी क्या, इसी तरह से बिजली की कीमत बढ़ी, तो ये क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई हो रही है। डिफ्लेशन इज द ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन अकर व्हेन द जनरल प्राइस ऑफ फॉल द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज द परसेंटेज एनुअल इंक्रीज द एवरेज प्राइस लेवल। जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है? मुसलसल प्राइस लेवल बढ़ता है, और डिफ्लेशन में क्या होती है? मुसलसल प्राइस लेवल गिरती है। यानी कि हम लोग जैसे आप कभी कभी ऐसे भी आपको सुनते हैं पढ़ते हैं कि जो पेट्रोल की प्राइस है वो मुसलसल गिरी है, तो वो क्या है? डिफ्लेशन। उसके बाद है प्योर इन्फ्लेशन। प्योर इन्फ्लेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ इन्फ्लेशन इन विच द प्राइस ऑफ ऑल गुड एंड सर्विस इन द इकोनॉमी आर द रेज एट द सेम रेट। अब इसमें क्या होता है कि ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ हमारी जो प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज हैं उनकी जो इंक्रीज होती है वो सेम रेट में इंक्रीज होती है। मतलब सारी जो गुड एंड सर्विसेज की प्राइस है वो सेम इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ टी और शर्ट कार की एग्जांपल दी है, इसकी जगह मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे फर्ज करें कि हमारे जो आटे की प्राइस है वो 10% बढ़ती है। जब वो बढ़ती है तो इसका मतलब है कंट्री के अंदर जितनी भी गुड एंड सर्विसेज हैं वो सब 10% बढ़ेंगी। तो इस वो जो कंडीशन होगी वो हमारे पास होगी प्योर इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन को मेजर करने का क्या तरीका है? पी टी माइनस पी टी, टी माइनस वन एंड डिवाइड पी टी माइनस वन, आगे हमारे पास है हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर। पी रेफर टू द एवरेज प्राइस लेवल एंड प्रिवेलिंग एट द पीटी एवरेज प्राइस लेवल प्रिवेलिंग इन द पीरियड। और ये हमारे पास चीजें हैं। उसके बाद हमारे पास ये ऊपर से अपने पढ़ लेना किस चीज को क्या डोनेट करें, क्योंकि ज्यादा टाइम आपका लूंगी नहीं। उसके बाद हमारे पास है यहाँ डेट्स दी है, प्राइस लेवल दिए, यहाँ इन्फ्लेशन दी। इनको हमने कैसे किया है देखिए, 100 में से -5 यानी कि 5% यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ा। फिर 5 से 7 हमारे पास कितने इन्फ्लेशन? 1.9। और 7 से 20 हमारे पास बढ़ा 12.1 के साथ। उसके बाद हमारे पास आइडियल इन्फ्लेशन डेट फॉर द इकोनॉमी। ये फॉर द एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट है कि आइडियल क्या इन्फ्लेशन डेट है इकोनॉमी के अंदर। नंबर 1 डिफिकल्टीज विद आइडियल इन्फ्लेशन डेट ऑफ द इकोनॉमी बट इज नॉट यूजली जीरो। अब ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है, इन्फ्लेशन होना जरूरी है, ये नहीं कि वो जीरो हो तो कंट्री अच्छी होगी। इन्फ्लेशन रेट अगर जीरो है तो भी वो अच्छा नहीं है। A small positive inflation rate of 3% of the considered health of a mature HI। जो हमारा जो अच्छा इन्फ्लेशन रेट माना जाता है वो 3% पे माना जाता है, अच्छा डिजायरेबल इन्फ्लेशन होता है। 7% एक्सेप्टेबल। अगर 7% भी हो जाए तो वो भी एक्सेप्टेबल है। इन्फ्लेशन रेट अबव 10% आर द ग्रेटली कंसीडर अनडिजायरेबल। जो इन्फ्लेशन रेट जो 10 है वो बहुत ज्यादा है, अनडिजायरेबल है। तो नीचे उन्होंने हमें उनको कुछ इकोनॉमीज दी है, उनको बताया कि क्या क्या इन्फ्लेशन रेट है, ये आपने पढ़ लेना है।
और MCQ आ सकता है कि आपके पास इन्फ्लेशन रेट 0 होना ठीक है नहीं है, 3% डिजायरेबल इन्फ्लेशन है या नहीं है, और 7% आपके पास क्या एक्सेप्टेबल इन्फ्लेशन है, और 10% के आपका अनडिजायर्ड इन्फ्लेशन है। तो चूज ऑफ प्राइस इंडेक्स। उसके बाद हमारे पास है CPI NP पे, इसको हम छोड़ते हैं। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। कॉस्ट इन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन के आने की वजह से जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहले इन्फ्लेशन डी डिस्ट्रीब्यूट इनकम अमंग अवे फॉर दोज ऑन द फिक्स्ड इनकम एंड डू नॉट हैव द बार्गेनिंग पावर टू negotiate wages toward owner of a land property। इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। देखें, इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ती है, क्योंकि किसकी प्राइस तो बढ़ गई है, लेकिन आपकी जिन लोगों की पे फिक्स हैं, इनकम फिक्स है, उनका तो क्या होगा, गुजारी बात है, 10,000 में अगर 600 चीज़ें खरीद रहे थे, जब उनकी महंगाई है 10% बढ़ लिया तो जारी बात 10 चीज़ें वो नहीं खरीद सकेंगे। जो 10 चीज़ें नहीं खरीद रहे, उनका उल्टा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इनकम फिक्स होनी चाहिए, इनकम फिक्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी भी इनकम बढ़नी चाहिए ताकि वो भी चीजें खरीद सकें। उसके बाद हाई इन्फ्लेशन इंक्रीज अनसर्टेनिटी फॉर अ फर्म बट इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट रैदर नेगेटिवली। अगर इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी के अंदर, इसका इम्पैक्ट ये नहीं कि फिक्स इनकम में ही पड़ेगा, लेकिन इसका इफेक्ट फैक्ट्री में भी पड़ेगा। वो कैसे, देखें, जब महंगाई बहुत बढ़ती है तो बहुत से लोगों की जो रेंज है वो कम हो जाती है, इनकम उनकी कम हो जाती है, वो खरीद, जैसे फिक्स इनकम वाले हैं वो लोग तो खरीद नहीं सकते, तो डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम होगी, फैक्ट्री की चीज़ें सेल ही नहीं होंगी, तो फैक्ट्री क्यों अपनी फैक्ट्री रन करेगी, वो नहीं रन करेगी। या तो उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कर देगी, बहुत ज़्यादा करने की वजह से सब ज़्यादा करेगी, क्योंकि सारी बात है कंपटीशन मार्केट में कम, कंपटीशन मार्केट में कम होगा तो प्राइस ज़्यादा भी करेगी तो लोग उसको खरीदेंगे। लेकिन अगर कंपटीशन ही इतना ज़्यादा, अब ऑलरेडी लोग इतना ज़्यादा दे रहे डिमांड, ठीक है, तो वो प्राइस ज़्यादा भी करेगी, तो उसके बाद लोग खरीदेंगे नहीं, खरीदने की वजह से वो क्या होगी, कंपनी शट डाउन हो जाएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आल्सो ऑफन रिजल्ट ऑफ हाई डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। के इन्फ्लेशन की वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल हो जाता है। अनफेवर का मतलब क्या होता है कि वो स्टेबल नहीं रहता। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी कंट्री में जो प्राइसेस की चीज़ें जो बन रही हैं, उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, तो हम एक चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, डबल कॉस्ट में बना रहे हैं, और वो चीज़ बनकर आती है हमारे पास डबल पैसे में बन जाती है। वो चीज़ तो पहले हम बाहर के मुल्क में 100 रुपये की सेल कर रहे थे, लेकिन अब वो इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में आ गई, जिसकी वजह से वो 200 रुपये में सेल हो रही है। क्या बाहर की कंट्री खरीदेंगी? नहीं, बाहर की कंट्री भी नहीं खरीदेंगी। इसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट होती हैं वो डिक्लाइन हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता है 100 रुपये की चीज़ यहाँ बिक रही है, दूसरी कंट्री से 150 रुपये में खरीद लेंगे, ठीक है, 200 रुपये की चीज़ यहाँ बिक रही है तो दूसरी कंट्री 150 में खरीदेंगे। एक्सपोर्ट हमारी डिक्लाइन हो जाएंगे, और जो हमारी इम्पोर्ट हैं, और सारी बात है, हाँ, जब हमारी कंट्री में महंगाई ज़्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे, मुख्तलिफ ऑनलाइन वेबसाइट जैसे अमेजोन, अलीबाबा, एक्सप्रेस हैं, ये सारी इनसे चीज़ें ऑनलाइन मंगवाना शुरू कर दें, जिससे हमारी इम्पोर्ट में भी असर पड़ेगा। लोग इम्पोर्ट करने से ज़्यादा करने शुरू हो जाएंगे। जब इम्पोर्ट ज़्यादा होती हैं और एक्सपोर्ट जो हमारी होती हैं डिक्लाइन, यानी कि एक्सपोर्ट डिक्लाइन, इंपोर्ट इंक्रीज होती हैं, इट्स मीन कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये BOP इसको भी कहते हैं। अगर रिसोर्सेज वेस्टेज इन हाई व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई, जब हमारा क्या रिसोर्सेज इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो वेस्टेज भी ज़्यादा है, हाई वेस्टेज भी रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे। उसके बाद हमारे पास है जी हिंजिन व्यू है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे कर्व वाली बात है, और कर्व वाली बात आपके लिए समझना मुश्किल होगा। कर्व पे आप जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट टाइम पे कर्व पे जाएंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इन कर्व को तो बहुत छोटी छोटी डिटेल लिखी हुई है, अगर आप इसको सही डिटेल में इसको अच्छे तरीके से करें तब जाके आपको कर्व्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सकते हैं, उनकी थ्योरी भी समझ आ सकती है। तो यहाँ बहुत थोड़े ये लिखी हुई, तो इसलिए आपको मैं इसमें नहीं कर्व पे डाल दी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना आए। इससे बेहतर कि आप कर्व के अलावा जो चीज़ें हैं वो करें। और कर्व वाले क्वेश्चन बहुत ही कम होता है कि आपके पेपर में MCQs में तो पूछा ही नहीं जाता। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि कर्व किधर जाता है, वो, लेकिन वो सारा जो कर्व वाली बातें हैं वो सारी आपने मिड टर्म के पेपर में कर ली। अब यहाँ कर्व कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होता है बहुत ही कम आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की बात हो रही है। तो आगे हम देखते हैं कॉस्ट पुश इन 1917 के अंदर ये इस सिचुएशन को मतलब ये आएगी, और इसको स्टैग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अब वो पोस्ट इन्फ्लेशन क्या होता है इसको मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, जस्ट आपको बता देती हूँ कि पॉपुलेशन ऐसा कॉस्ट इन्फ्लेशन होता है जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन आ जाता है। मतलब कोई चीज़ हम
10 रुपये की खरीद रही है, उसकी कॉस्ट 20 रुपये हो गई है। उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आ रहा है कंट्री के अंदर वो हमारा आ जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब जैसे कि आप देख लें कि एक टेबल ले लें, टेबल एक जो था वो 2000 में बन रहा था तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी। वो कैसे होगी, इसका रॉ मटेरियल ज़्यादा हो गया, लेबर ने पैसे मांगना ज़्यादा कर दिया, तो वो उसकी प्राइस 2500 पे चलेगी। तो ये जो 2500 पे एकदम इंक्रीज़ आया है वो हमारे पास क्या आता है कि प्रोडक्शन बढ़ी है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गया, तो हमारे पास आ गई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आगे हमारे पास जी नेक्स्ट चैप्टर आता है 35। इस चैप्टर में एक चीज़ आपको मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ ये एम वी इज इक्वल टू पी क्यू। वी इज अ वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मनी के लोगों के हाथ में पैसे किस तरह सर्कुलेट होता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि वेलोसिटी पैसे कैसे सर्कुलेट होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने ऊपर से एक दो पढ़ लेनी कि वी से क्या डोनेट होता है, एम से क्या डोनेट होता है। उसके बाद हमारे आता है मनी इल्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत दफ़ा ये एग्जाम में आया, तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। अब मैं इसके अंदर आपको पढ़ के तो आपने खुद पढ़ लेना है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है, इस सिचुएशन को कहा जाता है मनी इल्यूजन। जब इन्फ्लेशन आता है तो हमारी जो रियल वैल्यू की यानी कि रियल वैल्यू की कंपैरिजन देखा जाए तो हमारी नॉमिनल वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, रियल वैल्यू कम हो जाती है और नॉमिनल वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो और लेकिन ज़्यादा होने की वजह से हम सेटिस्फाई भी होते हैं, तो वो हमारे पास आती है मनी इल्यूजन। अब मनी इल्यूजन के ये तो मैंने जो बात की होगी आपके सर से गुजर गई होगी, तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि आप देखें, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपकी 20,000 रुपया सैलरी है, तो आप जो इन्फ्लेशन आने की वजह से जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, आपकी सैलरी में 2000 इंक्रीमेंट लगा दिए, यानी कि 22,000 आपकी सैलरी हो गया। इस तरह आप खुश हो गए कि हाँ हमारी सैलरी 22,000 हो गया है। लेकिन क्या हुआ कि जो वैल्यू 20,000 की थी वो वैल्यू 22,000 की नहीं है, यानी कि 20,000 में अगर आप 10 चीज़ें खरीद रहे हैं तो 22,000 पे आप 8 चीज़ें खरीद रहे हैं। तो आपकी जो मनी की जो पिछली रियल वैल्यू थी वो तो कम होगी, लेकिन जो अब नॉमिनल वैल्यू है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस वजह से जो आप सेटिस्फाई तो हो गए कि आपके 2,000 ज़्यादा हो गए, लेकिन आपकी रेंज अब इतनी नहीं है कि आप 10 चीज़ों पे खरीदें। तो हमारे पास ये होती है मनी इल्यूजन। दोबारा समझाती हूँ कि 20,000 कमाते हैं आप लोग और इन्फ्लेशन आ जाता है तो 22,000 हो जाती है आपकी पे। इस तरह क्या होता है, आप लोग खुश हो जाते हैं और 20,000 कमा, तो 20,000 जो है वो आपकी इतनी वैल्यू ऑफ मनी कम होती है। 20,000 इतनी वैल्यू ऑफ मनी होती है 20,000 की कि आप 10 चीज़ें परचेज करें, लेकिन जो अब 22,000 की वो वैल्यू नहीं है जो 20,000 की वैल्यू थी। 20,000 की ज़्यादा थी और 22,000 की कम थी। तो ये हमारे पास आते हैं मनी इल्यूजन। उसके बाद एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन मतलब कि हम लोग अंदाज़ा लगा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कुछ। इसमें हम क्या करते हैं कि पिछले साल अगर हमारा इन्फ्लेशन 10% इंक्रीज हुआ था, ठीक है, मोस्टली ये पास्ट इवेंट को इंटरलिंक करती है। तो इसमें क्या होता है, ये एक थ्योरी है जो पास्ट इवेंट को लिंक करती है। तो इसमें क्या होता है, जो पिछले साल का जो इन्फ्लेशन होता है उसको हम देखते हैं। फर्ज करें पिछले साल का इन्फ्लेशन 10% था, ठीक है, अब हमने देखना अगले साल भी हम लोग अज्यूम करें कि 10 साल इन्फ्लेशन मतलब 10% ही इन्फ्लेशन होगा। लेकिन अब या तो ये इस एजम्पशन में बेस करती है, दूसरा इसका एजम्पशन उसमें ये बेस करती है कि हम लोग पिछले साल का इन्फ्लेशन देख लेते कि हमने 10% एक्सपेक्ट किया था, लेकिन रियल में इन्फ्लेशन कितना आया था जी 15%। तो इन दोनों को गैप को भी ऐड कर दिया जाता है जो हमारी एक्सपेक्टेशन के अंदर, वो हमारा था एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। यानी कि हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा जो अगला इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो प्राइसेस हैं कितनी बढ़ेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं कंट्री में इन्फ्लेशन आया जी 10,000 पे आपकी पे थी, 10% इन्फ्लेशन आया, तो आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि आपको अब जो चीज़ 100 रुपये की है वो आपको 500 की मिलेगी। तो वो ये जो आप एक्सपेक्ट करें, अपना माइंड बना रहे हैं, वो हमारे होता है एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब डिक्लाइन एक्सपोर्ट करें और इंक्रीज इंपोर्ट करें, इट्स मीन कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका अनफेवरेबल। लेकिन अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही बैलेंस हैं, इक्वली बैलेंस है, इट्स मीन कि आपकी कंट्री के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है, यानी कि एक मेंटेन सूरत हाल में है। और एक यहाँ पॉइंट लिखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर ऑफ द कंट्री स्टेटस इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे कि आप देखें, अगर आपने बिजनेस की कंडीशन जाननी होती है तो आप क्या करते हैं, बैलेंस शीट को देखते हैं। लेकिन अगर आपने एक कंट्री कंडीशन जाननी है तो आप उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंट्री की क्या कंडीशन है।
उसके बाद हमारे पास आता है जी एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट तो आपको मुझसे बेहतर पता होगा। एक्सचेंज यानी कि हमारी जो करेंसी है उसकी क्या वैल्यू है दूसरी करेंसी के अंदर। फॉर एग्जांपल, या उस बंदे की करेंसी यानी कि अमेरिका के डॉलर की करेंसी की क्या वैल्यू हमारे करेंसी में। उनके इन फाइनेंस द एक्सचेंज रेट आल्सो नाउन एज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट, द रेट फॉरेन रेट एंड फॉरेन बिकॉज टू कंट्री स्पेसिफिक हाउ मच वन करेंसी इज वर्थ इन द टर्म ऑफ द कंट्री। जब हम एक कंट्री की वैल्यू जो पैसे हैं उसको मेजरमेंट करें दूसरी कंट्री के अंदर, तो वो हमारे पास होता है एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जांपल, एक्सचेंज 13 Japanese to the United States dollar mean the 123 with the worth of USD $1। फॉर एग्जांपल, जैसे एक डॉलर है, ठीक है, एक डॉलर है हमारी कंट्री में, डॉलर की क्या प्राइस है, हम लोग डॉलर खरीदना हो तो कितने का खरीदेंगे, कोई आई थिंक 200 से अबव भी जा रहा है अब डॉलर, तो वो हमारा क्या एक्सचेंज रेट है। लेकिन अगर उस कंट्री ने मतलब अमेरिका ने अगर हमारी करेंसी खरीदनी होगी तो वो $1 पे करेंगे, तो हमने 200 यानी कि हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज रेट चाहें तो पढ़ लें, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है डिफ्लेशन, रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। ये चार के चार बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिवैल्यूएशन क्या होती है, जब हमारी करेंसी यानी कि हमारी जो नेशनल करेंसी है, जैसे कि पाकिस्तान की करेंसी रुपीज़ है, उसको अगर हम मेयर करते हैं दूसरी कंट्री के साथ, तो अगर हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज है, इट्स मीन कि हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन। जैसे अभी मैंने डॉलर रुपीज़ की एग्जांपल दी है, ये डॉलर की तो प्राइस हाई है लेकिन पाकिस्तान की जो करेंसी की वैल्यू है वो बिल्कुल लो है, तो ये क्या डिवैल्यूएशन है। क्योंकि अगर हम अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारी करेंसी डिवैल्यूएट है। इट इज़ द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइस एक्सचेंज ऑफ वन नेशनल कंट्री इन अदर नेशनल कंट्री। जब हम एक्सचेंज करते हैं तो हमें ज़्यादा, उनका तो ₹1 हमें तो ₹200 देना पड़ रहा है, तो ₹1 और ₹200 में कितना डिफरेंस है, डिवैल्यूएशन वो होता है। Revaluation, it is the act of increasing the price of one national country in the term of other country। अब अगर हम देखते हैं अमेरिका की प्राइस में देख रहे हैं तो हम एक्सचेंज करते हैं लेकिन हमारी कंट्री की वैल्यू ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम अमेरिका को कंसीडर कर लें, अपने आप को अमेरिका 2-3 मिनट के लिए समझ लें, तो हमारी अगर हम वो पाकिस्तान से एक्सचेंज करें तो उसका मतलब है पाकिस्तान की वैल्यू तो बहुत कम है, लेकिन उस कंट्री की, पाकिस्तान यानी अमेरिका की, हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जो वो ज़्यादा की वजह से हमारी जो करेंसी की वैल्यू जब हम किसी कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारी कंट्री की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो हमारा होगा रीवैल्यूएशन। उसके बाद है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन क्या होता है, दिस इज द मोर एंड लेस परमानेंट इंक्रीज इन अ वैल्यू एंड प्राइस। इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्राइस होती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए जंप कर जाती हैं इन मैनी मार्केट, उनके कुछ बहुत सी मार्केट के अंदर, तो हमारे पास क्या होती है एप्रिसिएशन। और इसका जो उलट होता है डेप्रिसिएशन हमारे पास वियर और टियर होता है, ठीक है। वियर और टियर मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म ड्रॉप इन अ प्राइस देन होता है कॉमन इन अ मार्केट, तो ये हमारे पास क्या होता है डेप्रिसिएशन। उसके बाद हमारे पास आगे इस चैप्टर के अंदर जो है कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ टर्म्स और भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आगे हमारे पास है फाइनेंसिंग ऑफ डेफिसिट, ठीक है। इसमें 3 किस्म के सवाल आते हैं कि आपका जो फाइनेंस है वो क्या है, बैलेंस है, डेफिसिट है, सरप्लस है। पहले पर हम जानते हैं कि फाइनेंसिंग होती क्या है। बेसिकली क्या होता है कि जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर जो है सबसे ज़्यादा, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों इक्वल हों, तो क्या होता है हमारे पास वो बैलेंस जो होता है वो इक्वल होता है। अगर हमारे पास डेफिसिट हो तो क्या होता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के खर्चात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो गवर्नमेंट के जो इनकम होती है वो कम होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लेती है और ताकि एक्सपेंडिचर पूरे हों। तो जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट में है, तो हमारे पास जो ऐसा फाइनेंस होता है वो डेफिसिट फाइनेंस होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो हैं वो कम है, ठीक है, कम है, और हमारी जो इनकम है, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है और पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो इनकम है वो ज़्यादा है, तो इट्स मीन कि वो सरप्लस है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ये 3 पॉइंट एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं और बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जा सकता है। आगे हमारे पास आ रही हैं टाइप ऑफ टैक्स। इसमें जो 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात इनका कंपैरिजन भी आ जाता है और बाज़ औक़ात इसी एक के बारे में डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। A tax on income includes wages, trade, interest,
profit and usage transfer payment is now the direct tax and income tax. डायरेक्ट टैक्स क्या जी, टैक्स में इंक्लूड होता है वेजेस, इंटरेस्ट वगैरह। डायरेक्ट टैक्स और इंडिविजुअल इनकम। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, आपने इसको एक दफ़ा भी रीड आउट कर देना। मैं आपको टू लाइंस में बताती हूँ कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स होता है जो आपकी इनकम में डायरेक्ट टैक्स लगे, वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी सैलरी लेते हैं, आपकी सैलरी बैंक में आती है और बैंक में जब आती है तो वो आपसे कुछ टैक्स काट लेते हैं, तो वो आपकी सैलरी के ऊपर जो टैक्स कटता है वो आपके पास होता है डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद हमारे पास आता है एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे कि एम्प्लॉयर जो है, फैक्ट्री का ओनर है, वो क्या करता है, सारी इनकम लेता है, लेकिन उस इनकम की वो जितनी भी है वो रिटर्न फाइल करेगा। जब रिटर्न फाइल करेगा तो वो सारी जो इनकम के ऊपर अपना टैक्स दे रहा है, एक दफ़ा तो दे रहा है, आपकी इनकम नहीं लग रहा है, तो वो हमारा क्या है, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास बेसिकली सेल टैक्स एंड एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स कैसे होता है कि आप एक साबुन खरीदते हैं, ठीक है, उसमें लिखा होता है कि 100 रुपये का साबुन है प्लस 10% सेल टैक्स। सेल टैक्स मीन कि आप जिन चीज़ों के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, जो चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर जो आप टैक्स दे रहे हैं, वो आपके पास क्या, सेल टैक्स। यानी कि जो गुड एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स में दिया जाता है वो आपके पास सेल टैक्स है, और ये आपकी इनकम से डायरेक्ट नहीं लिया जाता। ऊपर वाला जो था डायरेक्ट, वो डायरेक्ट लिया जाता है, ये डायरेक्ट नहीं लिया जाता, तो ये आपके पास होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डिग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स इन विच पीपल द मोर इनकम पे अ स्मॉलर टैक्स इन अ टैक्स। इसमें क्या होता है कि पीपल की जब इनकम ज़्यादा होती है तो वो क्या करते हैं, टैक्स पे फिर उसी के लिहाज से पे करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल दी है, इसकी $10,000 थी, फिर उसने 20,000 और उसने अर्न किए, जिसकी वजह से उसने 2,000 टैक्स भी दिया, तो ये हमारे पास होता है रिग्रेसिव टैक्स। इसके अलावा कोई मुझे इतनी इम्पोर्टेंट आपके नहीं लगी हैंड आउट में कोई ऐसी डेफिनेशन वगैरह। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी डेफिनेशन है, या आप पास पेपर पर चेक कर लें, अगर आपको लगता है तो आप उसको भी चैप्टर को देख लें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, अगर आपने मेरे 3 पीछे के जो लेक्चर हैं वो आपने सुने हैं, और उस सुनने के बाद आपने ये सुन लिया और आपको सारा समझ आ गया और आपके पास टाइम भी बचता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप लाजमी जो हैं पिछले भी लेक्चर जो हैं वो आप लोगों ने रीड आउट कर लेने हैं, ठीक है। और अगर आपने वो सारे लेक्चर, ये वाले लेक्चर आपने कवर कर लिया, इस मीन कि आप पेपर में 70 या 60% गेन आराम से कर लेंगे। 100% की गारंटी मैं नहीं देती, लेकिन आप 60 या 70% आराम से कर लेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।